आज 11 दिसंबर 2020 है और आज की मुख्य खबरें लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो मुख्य खबरें हैं 11 दिसंबर 2020 की। आयुर्वेदिक डॉक्टर को हमारी सरकार ने सर्जरी की परमिशन दे दी है, इसलिए एलोपैथिक डॉक्टर आज से हड़ताल पर है। आज लालू प्रसाद यादव जी की जमानत याचिका भी लगी हुई है। जाहिर सी बात है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कपिल सिब्बल जी इस पे बहस करेंगे और कोर्ट को समझाएंगे, सेक्शन 428 सीआरपीसी की व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव जी की आधी सजा पूरी हो गई है, अब इन्हें लिहाजा जमानत दिया जाए। हम इससे पहले आपको बता दें, किसानों के जो आंदोलन है अभी तक बेनतीजा निकला है, कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है और 25,000 भूतपूर्व सैनिक राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर गए मेडल वापस करने के लिए। आपकी किसी प्रकार की बोरिंग महसूस ना हो, आपको ये ना लगे कि फालतू का हम वीडियो देख रहे हैं, इसलिए सारा का सारा इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। 25,000 भूतपूर्व सैनिक अपनी मेडल लेकर वापस करने के लिए सरकार को राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच किए हैं। और रही बात ये, आप याद कीजिए उन दिनों को जब 2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रचार करते थे, भाषण देते थे और ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब लग रहा है फिजा बदल रही है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हुई कानूनों की मार अब की बार किसानों की सरकार। ये नारा होगा। मैं आपको बता रहा हूं उस वक्त 2014 में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे हमारा सरदार असरदार नहीं है। सरदार का मतलब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और वो कुछ नहीं बोलते थे। जाहिर सी बात है वो ब्यूरोक्रेट्स थे और ब्यूरोक्रेसी से सीधे डेमोक्रेसी में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे क्योंकि काम ज़्यादा करते थे। अब हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, इतने दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन है, हंगामे हो रहे हैं, डिफरेंट राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, विपक्ष के जो राजनीतिक दल है उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने शब्द बोले हैं किसानों के लिए, जो हम 2014 से पहले सुनते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर जगह अपनी व्याख्या की कांग्रेस सरकार की, चाहे वो सीमा की हो, बॉर्डर की हो, किसानों के मामले में हो, हर जगह कांग्रेस सरकार की जितनी ये भर्त्सना करते थे आज वैसा ही दिख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क आया है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में अकेली कांग्रेस की सरकार लड़ती थी, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट में भाजपा सरकार होती है, इनके पाले हुए मीडिया होते हैं और इनके कुछ कार्यकर्ता वह भी जवाब देने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमने अपने सर्वे में पाया है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें पैसा तो मिलता है परंतु उसमें राष्ट्रीय हित जुड़ा होता है। जैसे किसान, जाहिर सी बात है आप अनाज खरीद कर खाते होंगे और सेना वह भी वेतन लेती है। लेकिन ये दोनों ऐसे वर्ग हैं, अगर ये थोड़ी देर के लिए भी अपनी पलकें झपका ले तो राष्ट्र असुरक्षित हो सकता है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि आप अन्नदाता हैं तो हम करदाता हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हुए जो किसानों के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं बोलना चाहिए क्योंकि किसान वो भगवान हैं जो हमारा पेट भरते हैं। पूरा देश में 4 मेट्रो और बाकी मिनी मेट्रो, इसमें खेती नहीं होती। किसानों के दम पर ये मेट्रो सिटी, मिनी मेट्रो सब चमक रही है। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता और नेता में एक जुनून आया है।
वह बहुत सारे संगठनों को बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ने की अपील करते हुए नजर आए और समझाते हुए नजर आए कि हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, आप सब मिलकर 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएं। हमने यह भी सर्वे में पाया है कि बसपा सर्व समाज की बात करती है, लेकिन सर्व समाज को चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, आपको नेतृत्व देना होगा। भीड़ इकट्ठा तो सलमान खान के सभा में भी होती है, परंतु वह वोट में तब्दील नहीं होती। अगर वोट चाहिए तो नेतृत्व भी देना पड़ेगा। बहुत जगह से ये खबरें आ रही है कि जो भी बहुजन समाज के नेता होते हैं वह स्टेज पर होते हैं, वह परशुराम का नाम लेकर और भीड़ इकट्ठा करके 2-4 शब्द सर्व समाज के बारे में बोलकर वह यह चाहते हैं कि हम वोट ले लें 2022 में। यह संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि अकेले मिश्रा जी भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को नहीं जोड़ पाएंगे। हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है अब की बार 200 पार, यानी 200 से ज्यादा विधायक वो चुनाव जीतेंगे। मैं आपको वहां का पूरा सिनेरियो बता देता हूं जो कि आम जनता का कहना है कि जो लोग पहले सीपीएम को ऑपरेट करते थे, ममता दीदी ने उसको काटकर तृणमूल कांग्रेस में ले लिया और वो सत्ता में आ गई। आज वही काम भाजपा कर रही है कि टीएमसी से नेताओं को काट लिया। मैं एक बात और बता दूं, ममता दीदी का सबसे बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक था, जहां पर ओवैसी जी ने सेंध लगा दी और ओवैसी जी 48 विधानसभा को प्रभावित कर देंगे। क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोट अगर बट जाता है, कुछ ओवैसी जी को चला जाता है, कुछ ममता दीदी को, तो भाजपा चुनाव जीत सकती है। ये असलियत है वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग। अब रही बात ये, पश्चिम बंगाल में बहन मायावती जी को भी कोशिश करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां का एक बहुत बड़ा वर्ग नमो शूद्रो है जो कि शेड्यूल कास्ट में काउंटिंग होती है, गिनती आती है और बसपा के पीछे आस लगाए रहती है। ओबीसी की भी संख्या बहुत ज्यादा है और चौंकाने वाली बात यह है SC ST OBC सब मिलाकर, माइनॉरिटीज सब मिलाकर 90% हो जाते हैं। अगर ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग भाजपा के साथ चली जाती है, अल्पसंख्यक 2 भागों में बट जाती है, कुछ ममता दीदी को, कुछ ओवैसी जी को, तो जाहिर सी है कि भाजपा की जो रणनीति है अब की बार 200 पार, वह सच साबित हो जाएगी। हमने अभी तक अपने सर्वे में यह पाया है कि चुनाव कभी भी जनता सेवा से नहीं जीती जाती, मैनेजमेंट से जीती जाती है और भाजपा चुनावी मैनेजमेंट में माहिर है। आपने पिछले दिनों बिहार विधानसभा का चुनाव देखा। आप कोरोना काल में सड़कों पर सेवा करते हुए पप्पू यादव को देखा होगा। जब पटना में बाढ़ आई थी तो ट्रैक्टर में पैकेट लेकर पप्पू यादव को घूमते हुए देखा। कुल मिलाकर जब हमने जांच किया तो कम से कम उसमें कोरोना काल में और बाढ़ में पप्पू यादव जी ने 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे इसी जनता के ऊपर, और जनता ने क्या दिया? 1 सीट भी नहीं दिया। ये भूल जाती है जनता। बीजेपी क्या क्या किया सब आप जानते हैं। फिर कहां से 75 सीट आई बिहार में? रही बात ये वे जनता है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो अथवा बिहार की, सड़कों पर आ गई थी, कोई समर्थन, कोई सपोर्ट नहीं, और फिर भी 75 सीट बीजेपी को दिया। अगर नीतीश कुमार गुनाहगार थे तो साथ में तो बीजेपी भी थी। नीतीश कुमार को 43 और बीजेपी को 74-75 क्यों? क्योंकि बीजेपी चुनाव मैनेजमेंट में माहिर है। अगर चुनाव जीतना है बहुजन समाज को तो चुनावी मैनेजमेंट को खड़ा करना पड़ेगा। अगर मान्यवर काशीराम साइकिल से चलते थे तो आपको भी IT सेल बनाना पड़ेगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे आना पड़ेगा, यूट्यूब को महत्व देना पड़ेगा।
अब रही बात ये, जैसे जवानी बदलती है वैसे ही जमाना बदलता है। जवानी अभी सोशल मीडिया पे है और जमाना पीछे क्यों? बहुजन समाज को ये समझने की जरूरत है। अगर आपको सत्ता चाहिए तो चुनावी मैनेजमेंट ठीक कीजिए। और पूरे देश में जगह जगह भाजपा चुनावी मैनेजमेंट में मास्टरी प्राप्त कर रखी है। अभी 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत की चुनाव होगी और वह भी दलीय आधार पर। क्या बहुजन समाज पार्टी अथवा बहुजन समाज की जो भी अन्य पार्टियां हैं या विपक्ष में जो भी पार्टी है, क्या उन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया है? कहने का तात्पर्य यह है कि इनका मैनेजमेंट होता है 1 बूथ 100 यूथ। आपने क्या बनाया? अगर आप चुनावी मैनेजमेंट में मास्टर नहीं हैं तो सांसद और असेंबली भूल जाइए, सड़कों पर चीखते चिल्लाते रहिए जैसे हमारे अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चीख चिल्ला रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। और इसलिए आपको अगर सत्ता में आना है तो चुनावी मैनेजमेंट को समझना होगा। टेक्नोलॉजी फास्ट है, इसके साथ चलना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।